नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। जन जागरूकता, सड़क सुरक्षा, यातायात सुगमता को समर्पित इस चैनल में हम आपको लगातार आपके फ़ायदे की बातें बता रहे हैं। फ़ायदा तो हमारा भी है, पुलिस विभाग का भी है, क्योंकि कानून लागू करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और यदि आप कानून जानते रहेंगे तो आप उसका पालन करेंगे तो हमें काम करने में सहूलियत और आसानी होगी। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रावधान की जो सभी के फ़ायदे में है, आपके फ़ायदे में है, आम जनता के फ़ायदे में है और पुलिस के फ़ायदे में है, और इसमें न्यायालय का भी फ़ायदा हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक प्रावधान ऐसा है जिस पे कि हमारे सरकार ने 2 अध्याय खर्च किए हैं, अध्याय 11 और अध्याय 12। इन 2 अध्यायों में सारी बारीकियां बताई गई हैं उस एक विशेष प्रावधान के बारे में। और वह विशेष विषय जो है सड़क दुर्घटना की तरह घटना घटने के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके पहले तो भी फालतू लगता है, जैसे यातायात के नियम फालतू लगते हैं हमारे आम लोगों को। लेकिन जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो बस वही एकमात्र आपका सहारा बचता है कि आपकी बचत कैसे होगी, और वो विषय है मोटर गाड़ी के बीमे की। नहीं, मैं कोई बीमा एजेंट नहीं हो गया हूँ, मैं आपको बीमा बेचने नहीं आया हूँ कि मैंने पुलिस में साइड में बीमा बेचने का काम कर लिया। लेकिन चूंकि इसमें दंड इन्वॉल्व है, पुलिस को चेकिंग की पावर दी गई है, पुलिस को इसके लिए कोर्ट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए मैं आज आपको बताने आया हूँ। हमारे नीति निर्देशकों ने अध्याय 11 और अध्याय 12 2 अध्याय पूरी तरह से केवल बीमा को समर्पित किए हैं। अध्याय 11 बारीकियां बताता है, बीमा कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, कब होगा, किसका होगा, कौन करेगा, किसको लाइसेंस मिलेगा। और अध्याय 12 बताता है तो उस बीमा का फ़ायदा कैसे लिया जाएगा, कौन ट्रिब्यूनल होगा, कौन कोर्ट होगी, कौन जज साहब होंगे, क्या प्रोसीडिंग होगी, कैसे दावा प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे सर्वे होगा, कैसे भुगतान होगा, आम जनता अनुतोष कैसे पा सकती है, मोटर मालिक अनुतोष कैसे पा सकता है, पीड़ित अनुतोष कैसे पा सकता है। ये सारी चीज़ें अध्याय 12 में दी गई। और इसी में धारा 146/196 है। 146 कहती है बिना बीमा के गाड़ी नहीं चलेगी। कोई भी मोटर यान मतलब आप समझ गए, 2 पहिया से लेकर के मल्टी एक्सल गाड़ियां तक सब मोटर यान है जो मोटर से चलती हैं। और चाहे उसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है, ईवी भी शामिल है, यानी कि पेट्रोलियम ईंधन आधारित प्लस ईवी आधारित दोनों शामिल है। तो धारा 146 कहती है कि कोई भी मोटर यान बिना बीमा के नहीं चलाएगा, और चला दिया तो धारा 196 कहती है कि पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल, 2000 रुपये का जुर्माना, और अगर दोबारा पकड़े गए इसी अपराध में तो 4000 जुर्माना, 3 महीने की जेल। दोबारा कैसे पकड़ा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं बीमा 1 साल के लिए होता है, 1 साल का बीमा होता है। तो अगर बीमा आप नहीं कराए हैं, पकड़े गए हैं, तो ये धारा 196 के तहत आप दंडित हो सकते हैं। तो चूँकि इसमें अब दंड भी शामिल था, जनहित भी शामिल था, माननीय न्यायालय शामिल था, इसलिए पुलिस को आगे आके आपको बताना पड़ा। यद्यपि मेरा काम नहीं है बीमा के बारे में बताना, इसके लिए बीमा कंपनियां लाखों एजेंट रखी हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं, बीमा के प्रचार प्रसार पे, टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में इश्तहार दे रही हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपसे कहा कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ और मैं अपना काम सरल करने के लिए आपको कानून पढ़ा रहा हूँ। शुरू करते हैं। बीमा होती क्या है? बीमा एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। एक कंपनी होती है बीमा की, जो विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और इंश्योरेंस लाइसेंस धारक होती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करती है मोटर मालिक के साथ। यदि आपकी गाड़ी को या आपकी गाड़ी से कोई क्षति हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे, और इसके बदले में आपसे हम प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में होता है, हर साल आपको प्रीमियम देना रहता है, और उसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं कि प्रीमियम कैसे बनेगा, उसकी रेट क्या तय होंगी। वो सब चीज़ें मैं आपको छोटा छोटा सामान्य ज्ञान के लिए मैं अपने साथ इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा। तो बीमा एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, उससे हम कर लेते हैं, और वो कंपनी हमारी जिम्मेदारियां उठाती है।
यदि हमारा नुकसान हुआ या हमसे नुकसान हुआ। इस पूरे सिनेरियो में 3 बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। अक्सर आप सुनते हैं थर्ड पार्टी बीमा, थर्ड पार्टी बीमा। हमारा एक्ट भी थर्ड पार्टी बीमा को ही कंपलसरी करता है, इसको भी आपको बता दूं। थर्ड पार्टी बीमा को ही एक्ट भी कंपल्सन करता है। तो फर्स्ट पार्टी इसमें होती है जो मोटर का मालिक है या बीमा पॉलिसी का धारक है या जिसने प्रीमियम चुकाया है या जिसके नाम गाड़ी है, वो होता फर्स्ट पार्टी। बीमा कंपनी होती है सेकंड पार्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पार्टी मैं हूँ, मेरा नाम बीमा है, मेरे नाम गाड़ी है, मैंने प्रीमियम भरा है। सेकंड पार्टी वो कंपनी है जिसने जिम्मेदारी मेरी ली है। थर्ड पार्टी वह व्यक्ति है जो इंजर्ड हुआ है। इंजरी का मतलब केवल घाव लगना नहीं होता, इंजरी का मतलब भौतिक क्षतियाँ भी होती हैं, उसको भी लीगल टर्म में हम इंजरी ही बोलते हैं। किसी की इमेज खराब होना, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होना, किसी का अंग भंग होना, सब इंजरी कहलाता है लीगल भाषा में, तो उसको इंजर्ड व्यक्ति बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्टी हो गए आप, आपने बीमा लिया। सेकेंड पार्टी हो गई बीमा कंपनी जिसने बीमा किया, और थर्ड पार्टी हो गया वह व्यक्ति जिसकी क्षति हुई है आप दोनों के अलावा। तो इस प्रकार से ये 3 व्यक्ति हो जाते हैं। अब जो बीमा किया जाता है उसको कवरेज कहते हैं। जैसे होता है ना अम्ब्रेला, छाता बरसात में आपको कवर करता है, यानी कि आपको भीगने नहीं देता है। क्या क्या नहीं भीगने देता, ये छाते के साइज पे डिपेंड करता है। छोटा साइज का छाता लेंगे तो सर बचेगा, थोड़ा बड़ा लेंगे तो कंधे बचेंगे, खूब बड़ा छाता लेंगे तो आप चलेंगे तो पैर भी बचेगा। इसी प्रकार से बीमा कवरेज भी अलग अलग होता है। जितना बड़ा बीमा लेंगे उतना बड़ा सुरक्षा, उतनी बड़ी कवरेज। तो सबसे छोटा जो कवरेज होता है उसको थर्ड पार्टी कवरेज कहते हैं, जो कानूनन अनिवार्य है। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। यदि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है और वो दावा करता है तो आपकी बीमा कंपनी उसका भुगतान करेगी। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। दूसरी होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी रहती है प्लस आपकी गाड़ी का डैमेज भी रहता है। आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अगला आदमी की डेथ हो गई, वो हो गई, उसका दावा थर्ड पार्टी हो गया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी भी डैमेज हुई तो उसका क्या होगा, तो उसको बीमा कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के तहत लेती है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं। अगला कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर। एक्सीडेंट कवर में इसको एक तरह से फर्स्ट पार्टी बीमा भी कहते हैं। इसमें यदि एक्सीडेंट में आपकी भी मृत्यु हो जाती है यदि दुर्भाग्य से, तो वो भी कवरेज आपको देगा, यानी कि थर्ड पार्टी प्लस डैमेज प्लस बीमा धारक तीनों को कवर करता है। इसको कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर। फिर एक होता है जीरो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक तकनीकी मामला है। जानते हैं आप, नई गाड़ी जो ली जाती है उस नई गाड़ी का मूल्य हर साल घटता है पुरानी होने पे, उसको कहते हैं मूल्य ह्रास, वैल्यू डिप्रिसिएशन। इसके लिए सभी कंपनियों ने अलग अलग फार्मूले बना रखे हैं। मैं बहुत मोटा मोटा फार्मूला बता रहा हूँ, ये नेगोशिएबल होता है, इसको जाने रहिए। पूरे बीमे के बारे में बता दूं कि ये मोल भाव का विषय है। इसके प्रीमियम को आप मोल भाव अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए अक्सर आता policybazaar.com वाला कि 50 बीमा कंपनियों में आप तुलना करके बीमा लीजिए, यानी कि मोल भाव यहाँ पर संभव है। ऐसा नहीं कि जो एजेंट बोल दिया वही फिक्स प्राइस है ना, ये मोल भाव का विषय है बीमा। और एक वो भी एक बीमा आग्रह का विषय है, इसके लिए रोज प्रचार होता है। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उस कंपनी से मेरा बीमा कर दीजिए। ये अलग बात है, दुनिया में हमारे पीछे पीछे एजेंट घूमते हैं, भाई साहब करा लीजिए, जबकि ये आग्रह का विषय है। तो डिप्रिसिएशन होता है 6 माह तक 5%, 6 से 1 साल तक 15%, 1 साल से 2 साल 20%, 2 साल से 3 साल 30%, 3 साल से 4 साल 40%, 4 साल से 50 साल 50%, और 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो गई तो डिप्रिसिएशन निगोशिएबल बन जाता है। बीमा की प्रीमियम तय करने में आप कंपनी के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। फिर कंपनी बहुत सारी चीज़ें देखती है जिनके बारे में भी आपको बताऊंगा, सावधानियाँ। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं जीरो डिप्रिसिएशन। यह गाड़ी की कीमत को हमेशा एक बराबर रखता है, प्रीमियम एक बराबर रखता है, गाड़ी के पुराने होने को वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें आपको पूरी गाड़ी का क्लेम मिलता है। ये नहीं होगा गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई तो हम आपको 5% या 10% काट के देंगे ना, पूरी गाड़ी का पूरा पैसा देंगे। इसी हिसाब से अपना प्रीमियम लेते हैं।
एक स्पेशल होता है, उसको कहते हैं इंजन प्रोटेक्शन कवर। आप जान रहे हैं आजकल कंप्यूटराइज्ड इंजन आ रहे हैं, बड़े महंगे महंगे इंजन आ रहे हैं। बड़ी गाड़ियों में इंजन की सारी कीमत होती है। इंजन में कोई डैमेज हो जाए, फॉल्ट हो जाए, एक्सीडेंट में इमेज पूरी तरह से इंजन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसको अलग से इंजन प्रोटेक्शन कवर कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। इसी प्रकार से इन सारी पॉलिसी के अंदर ऐड ऑन सर्विसेज होती हैं। ऐड ऑन सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिनको मैं आपको अभी एक एक करके बताऊंगा। तो इस तरह से कवरेज के आधार पे हमने आपको बताया थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जीरो डिप्रिसिएशन कवर और इंजन प्रोटेक्शन कवर। जो यूज़र है, यूज़र के आधार पे दो प्रकार के बीमा होते हैं। एक होता प्राइवेट बीमा, एक होता कमर्शियल बीमा। प्राइवेट बीमा जो आप अपनी कार का कराते हैं, मोटरसाइकिल का कराते हैं, और कमर्शियल बीमा होता है जो ट्रांसपोर्टर अपना कराते हैं। उनके पास कार्गो हैं 50, 100, 200, 250, 4000 गाड़ियों की। तो उनके साथ जो कंपनी डील करती है, उनके शर्त, उनके मानक अलग अलग होते हैं। तो दो प्रकार के बीमा हम यूज़र के आधार पे कह सकते हैं। वो होता है पर्सनल बीमा या प्राइवेट बीमा, और दूसरा कमर्शियल बीमा। पॉलिसी में कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में आपको सुविधाएं अलग अलग मिलती हैं। अब यहीं पर आपको मैं और बारीकियां बताऊंगा। जैसे जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मामला है, जैसे मैंने कहा था ना, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है देखिए। चोरी, आग, डिजास्टर, दुर्घटना में वाहन का नष्ट होना, थर्ड पार्टी, मेडिकल कवर, टोइंग चार्जेस और पर्सनल एक्सीडेंट। आज आमतौर पे सबसे ज़्यादा हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड एरिया में कवरेज करती है। ये इन घटनाओं को आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए। गाड़ी चोरी हो जाना, गाड़ी में आग लग जाना, कोई आपदा में गाड़ी का नष्ट हो जाना, दुर्घटना में वाहन नष्ट हो जाना, थर्ड पार्टी की इंजरी होना, आपकी खुद की इंजरी होना जिसके लिए आपको इलाज कराना पड़ा, लाखों रुपए आपने खर्च किया, गाड़ी को मौके से हटाना, ये भी बहुत बड़े खर्च का काम है, जिसको टोइंग कहते हैं, टोइंग चार्जेस, प्लस पर्सनल एक्सीडेंट है। मान लीजिए उसमें बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। ये सबसे कॉमन है और आप ये देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी राहत देती है किसी भी बीमा धारक को। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रॉडर कवरेज दिया गया है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सबसे कॉमन। अगला है ऐड ऑन डैमेजेस, जो मैंने आपसे बताया। ऐड ऑन डैमेजेस और ऐड ऑन सर्विसेज, ये बीमा कंपनियां बीमा ऑफर करते समय अलग से आपको बताती हैं कि हम कौन कौन से डैमेज को ऐड कर रहे हैं। जैसे कभी क्लेम करिए तो बताएगा कि रबड़ के पार्ट डैमेज हुए हैं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, फाइबर के हुए हैं नहीं करूंगा, प्लास्टिक के पार्ट डैमेज हुए हम नहीं करेंगे। तो इसमें वो सर्विसेज लिखी रहती हैं, हाँ हम इसको भी कवर करेंगे। दूसरा ऐड ऑन सर्विसेज। ऐड ऑन सर्विसेज में क्या होता है कि आपको अतिरिक्त सेवाएं दी जाती हैं। जैसे उसमें वो टोइंग चार्जेस शामिल कर लेंगे। वो कहेंगे कि जो गाड़ी आपकी बनने गई है, जब तक गाड़ी बन रही है, हमको उसी क्लास की गाड़ी आपको हम चलने के लिए दे देंगे, तब तक आप इनको चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इनको ऐड ऑन सर्विसेज कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ लोग मेंटेनेंस का भी उसमें जोड़ देते हैं। जैसे जो महंगे क्लास की गाड़ियां हैं, उनका सर्विसिंग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया एक बार में होता। पता लगा कि आप चले नहीं, 2 लाख रुपया हो गया, तो वो भी वो कवर देते हैं। तीसरा थर्ड पार्टी, हमेशा जानिए कि लीगली कंपलसरी है। ये थर्ड पार्टी बीमा में थर्ड पार्टी के शारीरिक चोट, प्रॉपर्टी का नुकसान, ये दोनों क्षतिपूर्ति थर्ड पार्टी को देते हैं जो इंजरी हुई उसको। अब बीमा खरीदते समय क्या क्या शर्तें रखता है बीमा कंपनी वाला, जब आप उससे बात करते हैं, इस पे आपसे डिस्कशन नहीं होता। वो कहता है कि हमें फला फला कागज़ दे दीजिए, हम करा लेंगे। तो वो कौन सी कंडीशन है? अब ऐसा तो है नहीं कि राह चलता ठेला वाला चला जाए, कादे साहब हमारी गाड़ी बीमा कर दो। नहीं, बीमा की कुछ शर्तें हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा, और बीमा कंपनियां रोज़ लिखती हैं कि बीमा आग्रह का विषय है, रिक्वेस्ट का सब्जेक्ट है बीमा। बीमा कंपनी हमारा एक तरह से मददगार है। दुर्घटना में हमें किसी को प्रतिपूर्ति करने में, क्षतिपूर्ति करने में।
बीमा की शर्तें होनी चाहिए कि गाड़ी बीमा की याचना करने वाले जो रिक्वेस्ट कर रहा हो उसके नाम पंजीकृत हो, गाड़ी की आरसी हो, उस व्यक्ति के नाम डीएल हो, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हो, उसका एड्रेस प्रूफ हो और उसके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। इतनी शर्तें अनिवार्य हैं। एक बार मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, बीमा कराने के लिए गाड़ी आपके नाम पंजीकृत हो, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आपके पास अपना डीएल हो, गाड़ी का पीयूसी हो, आपका एड्रेस प्रूफ हो ताकि भविष्य में दावे करने या कोई दुर्घटना होने पे आपसे संपर्क किया जा सके, और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो जिस पे कि ऑनलाइन सर्विसेज आपको मिलती रहे, मैसेज आते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये शर्तें पूरी करना सबसे अनिवार्य है। अब एक महत्वपूर्ण बात चीज़ है जो मैंने कहा था कि बीमा का कवर, बीमा जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो कवर करेगा। तो कवर जब करेगा तो उतना ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, इंश्योरेंस उतना ही इफेक्टिव होगा आपके लिए। बीमा क्या कवर नहीं करता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज़ बीमा कहता है कि जब पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, रात में 12 बजे लिखता है ना कि रात में 12 बजे समाप्त हो जाएगी। अब अगर 12:10 पर एक्सीडेंट हो गया तो बीमा कवर नहीं करेगा। पॉलिसी ख़त्म होने की यदि 1 मिनट बाद भी एक्सीडेंट हो गया तो बीमा कवर नहीं करेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब 2-4 दिन पहले रिन्यूअल करा लीजिए अपना, ताकि कोई तकनीकी समायोजन, ऑनलाइन सर्वर डाउन, ये सब बहाने से आप बच जाइए। नहीं तो अगर 1 घंटे भी विलम्ब हुआ और उस दौरान कोई घटना घटित होगी तो बीमा कवच शून्य, वो कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। बिना डीएल की गाड़ी चलाने पर भी बीमा कवर नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने किसी को गाड़ी दे दी चलाने को, उसके पास डीएल नहीं है और उसने लड़ा दी कहीं, तो बीमा कवर शून्य, वो एकदम नहीं करेगा। मैंने पहले कहा था ना कि डीएल होना जरूरी है तभी बीमा मिलेगा आपको, तो क्लेम भी तभी मिलेगा जब डीएल वाला गाड़ी चला रहा होगा। कह रहा कि ड्राइवर की लापरवाही पर वाहन की क्षतिपूर्ति व ड्राइवर का पर्सनल बीमा क्लेम मैं नहीं दूंगा। लापरवाही जैसे शराब पी के चला रहे थे, मोबाइल देखते हुए गाड़ी लड़ गई, या कोई भी चीज़ ऐसा प्रमाणित हो गई कि ये सावधानी नहीं बरत रहे थे, इन्होंने नियम तोड़े थे, तो बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला कहता शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, मैंने पहले बता दिया कि बीमा का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। युद्ध, विदेशी आक्रमण, सैन्य विद्रोह या गृह युद्ध हो जाए अगर, ऐसे में आपकी गाड़ी नष्ट हो तो बीमा कंपनी लायबिल नहीं बनेगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा था, अब तो विश्व के कई देशों में द्विपक्षीय युद्ध चल रहे हैं। अभी कल नया युद्ध शुरू हो गया थाईलैंड कम्बोडिया के बीच में। तो ऐसे में अगर गाड़ी नष्ट हो जाएगी तो बीमा कंपनी कवर नहीं देगी। अगला कहता मैकेनिकल खराबी या टूट फूट, जैसे शहर में क्लच में गाड़ी चला रहे, कल्प्रिट जल गई तो आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपने लो गियर में गाड़ी चला दी, इंजन गर्म होकर फूंक गया तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। आपने गियर लगाने में ज़बरदस्ती कर दी जिसमें गियर के टूट गए तो भी बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। मैकेनिकल जो फॉल्ट्स हैं उनका क्लेम नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा कि ये दुर्घटना के क्लेम मिलते हैं। सामान्य क्रम में जो खराबी पैदा होती है, जो घिसावट पैदा होती है, उसका क्लेम नहीं मिलता है। एकदम मेक योर माइंड क्लियर। अब बीमा करता क्या है फिर, जब ये सब चीज़ें नहीं देगा तो करेगा क्या? बीमा कहता है कि बीमा अवधि में मैं जितना वादा किया उतना कवर दूंगा। जैसे थर्ड पार्टी की पूरी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा, जो भी उसको अवार्ड हो जाएगा ट्रिब्यूनल से, पूरा बीमा कंपनी देगी। कंपनी कहती है दुर्घटना, चोरी, आग के नुकसान पर मैं पूरा बीमा दूंगा। ये कहता है दुर्घटना पर, मेडिकल और दिव्यांगता होने पर मैं पूरी क्षतिपूर्ति दूंगा। कंपनी कहती है कि वाहन के यात्रियों को भी मैं कवर करूंगा। ये एड ऑन सर्विसेज हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो को पैसेंजर्स होते हैं उनका इंश्योरेंस होना भी एड ऑन सर्विसेज में आता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, गाड़ी 5 लोगों में 5 है बैठाया आपने, 9 है 9 मर गए, तो ऐसा नहीं फिर वो किसी का क्लेम नहीं देगा, वो आपका भी क्लेम नहीं देगा, क्योंकि आपने बेसिक नियम तोड़ दिए। तो ये शर्त याद रखिएगा, क्योंकि बीमा कंपनी बहुत बड़ा ट्रेडर है, ये अपने घाटे का सौदा नहीं करेगा आपके साथ। इसने आपको सारी जगह नियमों में बांध रखा है, और नियमों में बंधा हुआ आदमी पुलिस के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि आप नियम मानेंगे तुम्हारा काम कम होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, हमें दौड़ना कम पड़ेगा। आप जानते हैं हम लोग तो परम स्वार्थी हैं, हम तो चाहते हैं कि आप एकदम नियम से रहिए, हमें दौड़ना न पड़े। आप नियम से रहिए, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं।
इसी तरह से जीरो डिप्रिशिएशन, रोड साइड असिस्टेंस और इंजन प्रोटेक्शन बीमा कवरेज देते हैं। इन्होंने रोड साइड असिस्टेंस को एड ऑन सर्विसेज में डाला है। आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाएगी, बीमा कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, सर्विस प्रोवाइडर, वो वहाँ जाएगा और वहाँ जाके आपकी गाड़ी ही नहीं ले आएगा, आपको भी सकुशल आपके घर छोड़वाएगा। ये एड ऑन सर्विसेज में जाता है। ये प्रीमियम की दर को घटाने बढ़ाने वाली चीज़ है। अब प्रीमियम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए कि बीमा कंपनी हमसे संपर्क कर रही है या हम जिसके बदले में सुविधाएं ले रहे हैं, जो हम उसको हर साल पैसा देते हैं ना, उसको प्रीमियम कहा जाता है। तो बीमा का प्रीमियम फिक्स कैसे होता है, क्या कवरेज देना है और क्या इंश्योरेंस की कॉस्ट आ रही है और कितना प्रीमियम भरना है, इसको कई चीज़ें तय करती हैं। मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा चौथी बार कह रहा हूँ कि बीमा निगोशिएशन का विषय है। इसमें आप मोल भाव कर सकते हैं, इसमें मोल भाव कर सकते हैं कि आप क्या देंगे और हमसे क्या ले रहे हैं, या मैं जितना पैसा प्रीमियम में दे रहा हूँ बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं। और ये सब चीज़ें घोषित होती हैं। मैंने कहा ना, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज़ रिटर्न होती है, नीचे साइन होती है। आप 20 साइन करते हैं बीमा कागज़ पर, आप पढ़ते एक नहीं है कि उसने हमसे क्या क्या लिखवा के साइन करा लिया। उसमें सारी बारीकियाँ लिखी रहती, मैं वहीं से पढ़ के लाया हूँ। मैंने कहा ना, मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं बीमा एजेंट नहीं हूँ, लेकिन ये बारीकियाँ मैं उन्हीं कागज़ों से मैं पढ़ के लाया हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। प्रीमियम प्रभावित करने वाली चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है वाहन की आयु, जिसको मैंने कहा था डिप्रिशिएशन वैल्यू, और उसका मैंने आपको मानक भी बता दिया था। 5%, 10% लेके 50% तक डिप्रिशिएशन 5 साल के भीतर हो जाता गाड़ी में। तो डिप्रिशिएशन वैल्यू जैसे जैसे उसकी गिरती जाएगी वैसे वैसे बीमा की धनराशि बढ़ती जाएगी। तो इससे बीमा का प्रीमियम तय होता है। कंपनी का मेक मॉडल भी तय करता है कि बीमा, क्योंकि बताए ना, वो पुरानी जितनी होगी मेक मॉडल उस हिसाब से तय करेगा। डीजल का वेरिएंट, पेट्रोल का वेरिएंट, ईवी का वेरिएंट, ये तीनों में बीमा या प्रीमियम अलग अलग तय होगा। एक सुविधा होती है जिसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। यदि आपने साल भर गाड़ी ठीक से चलाई, आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो आपके प्रीमियम में कुछ छूट मिल जाती है। इससे प्रीमियम का दाम गिर जाता है। नो वायलेशन हिस्ट्री, ये बड़ी सख्त चीज़ है, ये पुलिस के बड़े काम की चीज़ है। और अभी मैं बताऊं कि एक जो सारथी और वाहन डाटाबेस है, बीमा कंपनियों ने उससे इंटीग्रेट अपने को कर लिया है। अब जब आप बीमा कराने जाएंगे तो वो तुरंत आपकी हिस्ट्री निकालेगा, भाई साहब आपने तो 25 बार नियम तोड़े हैं, आपका तो 10 चालान हो चुका है। चालान हो चुका है यानी कि आप गाड़ी लापरवाही से चलाते हैं, यानी कि आप दुर्घटना ज़्यादा करेंगे, यानी कि बीमा कंपनी को पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो भाई साहब मैं आपका प्रीमियम बढ़ा के लूँगा, नहीं तो मैं बीमा ही नहीं करूँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट दांव चला है बीमा कंपनियों ने पुलिस के सहयोग से। जी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि मैं ही तो आपका चालान करता हूँ। हम पुलिस अफसर भी तो आपका चालान करते हैं, तभी बीमा कंपनियां डाटा पाती हैं। भाई साहब आप बड़े रैश ड्राइवर हैं, आप डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। नहीं भाई साहब, आप एक्सीडेंट करेंगे, इसके चांसेस बढ़े हैं, मैं आपका प्रीमियम ज़्यादा लूँगा। तो नो वायलेशन हिस्ट्री इज़ ए इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से ऑनलाइन बीमा परचेज, ये तो खैर आज के ज़माने की है। आप जानते हैं कि कोई एजेंट जब आपको बीमा बेचता है तो उसका कुछ कमीशन उसमें शामिल होता है, क्योंकि वो भी तो बेचारा अपना परिवार चलाएगा। तो जब आप ऑनलाइन बीमा निगोशिएट करते हैं तो एजेंट का जो कमीशन है वही उतना घट जाता है, इसका आपको फ़ायदा मिलता है। ऑनलाइन बीमा परचेज जो सस्ता पड़ता है ना, इसीलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि वो एजेंट का जो एजेंसी चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। और एड ऑन सर्विसेज मैंने आपसे कहा, आप अपनी फरमाइश करते जाइए, मैं सारी फरमाइश पूरी बीमा कंपनी करेगी, लेकिन पैसे आप ही को देने पड़ेंगे। आप रोड साइड असिस्टेंस चाहते हैं, ओके सर। आप वहाँ पर रिप्लेसमेंट चाहते हैं, ओके सर। आप टोइंग चाहते हैं, ओके सर। सब सर्विसेज ऐड ऑन हम देने को तैयार बैठे हैं। ये बीमा कंपनी का कॉल सेंटर आपको बताएगा, सर हम आपको सारी सर्विसेज देंगे, बस आप प्रीमियम हमको भरते जाइए। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो प्रीमियम को तय करती हैं। अब मैंने आपको बीमा का महत्व बता दिया, बीमा के प्रकार मैंने बता दिए, बीमा की पात्रता मैंने बता दी, बीमा की प्रीमियम तय करने का भी तरीका बता दिया कैसे तय होता है। अब बीमा का क्लेम कैसे मिलता है। मोटर व्हीकल
एक्ट का अध्याय 12 कहता है कि एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा, इंश्योरेंस क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा। उस ट्रिब्यूनल में सारे दावे दाखिल किए जाएंगे और उन दावों की पड़ताल पुलिस रिपोर्ट से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन दावों की पड़ताल चेकिंग पुलिस रिपोर्ट से साथ ही साथ बीमा कंपनी के सर्वेयर से, दोनों से होगी। और दोनों रिपोर्ट अपने सबमिट करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती थी, डैमेज कितना हुआ है, कवरेज कितना है और कितनी लायबिलिटी बनती है बीमा कंपनी के ऊपर। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल में जो माननीय न्यायाधीश बैठे हैं वो इंजर्ड आदमी की या डिजीज्ड की, मृत्यु व्यक्ति की, उसके जीवन का मूल्य तय करते हैं। उसके लिए कानून बने हुए हैं, तकनीकी रूप से चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। फिर वो बीमा कंपनी को ऑर्डर करेंगे आप इतना पैसा इनको दीजिए। उस आदेश को अवार्ड कहा जाता है। डिक्री अवार्ड होना, क्लेम सेटल होना, ये 3-4 शब्द होते हैं। उनकी डिक्री हो गई या ट्रिब्यूनल ने उनको इतने का मुआवजा अवार्ड किया है या उनका क्लेम सेटल कर दिया है। ये 4-5 टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेंगी इस मामले में। तो इसमें कहते हैं कि 2 प्रकार से बीमा क्लेम मिलता है। पहला एक कैशलेस मिलता है और दूसरा होता है रिएम्बर्समेंट। कैशलेस क्या होता है? जहाँ जहाँ आपका खर्चा हुआ है, अस्पताल में और मोटर गैराज में, दोनों जगह का बिल आप उनको दे दीजिए तो बीमा कंपनी सीधे उनको भुगतान कर देगी। इसको कहते हैं कैशलेस सेटलमेंट या कैशलेस क्लेम। दूसरा होता है रिइम्बर्समेंट। रिइम्बर्समेंट में पैसा सब आप भुगतान करते हैं और उसका क्लेम आप बीमा कंपनी से करते हैं तो वो आपको प्रतिपूर्ति करता है। याद रखिएगा, क्षतिपूर्ति नहीं करता, प्रतिपूर्ति करता है। प्रतिपूर्ति का मतलब कि जितना आपने खर्च किया उतना लौटा देगा। ये नहीं जितना नुकसान हुआ उतना लौटाएगा ना, जितना आपने खर्च किया है उतना वो लौटाएगा। उसके भी अपने मानक बने हैं कि किन चीज़ों का पैसा देगा। ऐसा नहीं कि अब हम एक हाथ में खरोंच लगी एक्सीडेंट में मेदांतम भर्ती हो गए, तो उसने उसके मानक बना रखे हैं कि क्लेम सेटल हम कैसे करेंगे। तो कृपया इन सब चीज़ों को जानिए। जब बीमा की कागज़ पर दस्तखत कर रहे हों तो आंख बंद करके दस्तखत मत करते जाइए। और अच्छे शब्दों में कहूँ, जो चिड़िया बैठाना, ये हर जगह चिड़िया मत बैठा दिया करिए। पढ़िए कागज़ पे क्या क्या शर्तें लिखा उसमें। तो क्लेम करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है वो एक क्लेम दाखिल करेगा ट्रिब्यूनल में। जरिए वकील दाखिल करना, परेशान मत होइए कि हमें क्या लिखना, वो वकील कर लेते हैं। फिर उस पर पुलिस की रिपोर्ट आती है, मुकदमा लिखा है कि नहीं लिखा है, टेक्निकल रिपोर्ट लगी है कि नहीं लगी है। डैमेज के लिए एक प्रारूप दिया है सरकार ने, उस पूरे प्रारूप को भरना पड़ता है। एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, रोड की बनावट कैसे थी, मौसम कैसा था, वहाँ की सामाजिक परिवेश कैसा था, अकस्मात घटना तो नहीं घटित हो गई, वहाँ पर रोड साइनेज लगे थे कि नहीं लगे थे, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। उसके बाद बीमा कंपनी का सर्वेयर की एक रिपोर्ट आती है। जो इंश्योरेंस का एजेंट होता है उसी को, कभी कभी उसी को, नहीं तो कभी अलग को भी सर्वेयर का लाइसेंस देती है बीमा कंपनियाँ। वो उनके यहाँ जाते हैं, वो अपना मौका सर्वे करके आते हैं और पुलिस की रिपोर्ट को प्रूफ और डिसप्रूफ करते हैं कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी हाँ सही है गलत है। साथ ही साथ जो दावा किया गया है गाड़ी के डैमेज का, उसमें से कवरेज क्या क्या है, किन किन हिस्से पुर्जों को बीमा कंपनी कवरेज करती, किसको नहीं करती। फिर उसके बाद क्लेम वेरीफाई हो जाता है। फिर दोनों पक्षों को ट्रिब्यूनल के जज साहब बुलाते हैं। जज साहब बुलाने के बाद उस क्लेम को अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं या निगोशिएट करते हैं। कभी कभी दावा सही प्रतीत हो रहा होता लेकिन साबित नहीं हो पाता है। का बहुत सारे सत्य ऐसे हैं धरती पे जो सत्य तो हैं बट साबित नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार से मोटर क्लेम भी कभी कभी लगते तो सत्य एक्सीडेंट हैं बट वो प्रूव नहीं हो पाते। तो ऐसे में कोर्ट कहती है कि भाई इनका नुकसान हुआ है, आप लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। तो बीमा कंपनी और क्लेमेंट दोनों के बीच में सेटल हो जाता है। दोनों एफिडेविट देते हैं तो जज साहब उसको सेटल कर देते हैं। इस प्रकार से बीमा का ये सेटलमेंट का केस होता है।
तो इति श्री बीमा पुराण कथा। मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ों को ध्यान से सुना होगा और अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी भी पंजीकृत बीमा कंपनी के मान्यता प्राप्त एजेंट से संपर्क करें। ऑनलाइन बीमा लेते समय साइबर फ्रॉड, फर्जी कंपनियों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।